अगर आपका बिजनेस MSME यूनिट के कायदे में कवर होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी के पास परचेस करते हैं, वो अगर MSME यूनिट में है तो उसके लिए भी यह वीडियो है। यानी कि जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है अंडर MSME एक्ट उसमें फॉल होता है तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। आजकल आपने मार्केट में सुना होगा कि कुछ पेमेंट के बारे में कुछ इनकम टैक्स का रूल आया है, इनकम टैक्स में कुछ पेमेंट के बारे में कुछ ऐसा कुछ नया ये आया है, 15 से 45 दिन में करना, ऐसा कुछ है। तो उसके बारे में बात करेंगे आज। इनकम टैक्स की जो सेक्शन है 43B, उसके हिसाब से अगर आप माइक्रो या तो स्मॉल एंटरप्राइज, देखिए यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम आता है, उसमें माइक्रो या तो स्मॉल एंटरप्राइज के पास से माल या तो सर्विस ले रहे हो तो उसको आपकी जो पेमेंट कंडीशन है वो 15 से 45 दिन की रहेगी। आपको 15 से 45 दिन में पेमेंट करना है। कब 15 करना है, कब 45 करना है, वो उसका रूल हम आगे देखेंगे। सिंपल है ये रूल कि 43B के हिसाब से अगर आप माइक्रो या तो स्मॉल बिजनेस के साथ काम कर रहे हो तो उसको उसकी पेमेंट 15 या तो 45 दिन के बीच में करनी है। ठीक है, अभी हम समझते हैं MSME यूनिट क्या है। MSME का मतलब है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज, राइट। तो आपका बिजनेस या तो सामने वाले का बिजनेस माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है, वो कैसे पता चलेगा? ये तय कैसे होगा, राइट। तो उसके लिए है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसने एक रूल बनाया है जिसमें अगर माइक्रो इंडस्ट्री किसको माना जाएगा, जिसमें 0 से लेके 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो और 0 से लेके 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हो, तो वो यूनिट को माना जाएगा माइक्रो यूनिट, राइट। उसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइज किसको माना जाएगा, जिसका टर्नओवर 5 से 50 करोड़ हो और 1 करोड़ से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने जो मशीनरी लगाई है वो, राइट। इसी तरीके से मीडियम 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ का टर्नओवर हो और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेके 50 करोड़, ठीक है, तो उसको माना जाएगा मीडियम एंटरप्राइज। अभी ये है उद्यम आधार। ये सब पता तो चल गया कि चलो माइक्रो क्या है, मीडियम क्या है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला माइक्रो है, मीडियम है या स्मॉल है? उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। तो उसके लिए है उद्यम आधार। उद्यम आधार में जिसका भी रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। देखो यहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइज, माइक्रो करके आ गया है, देखो टाइप ऑफ एंटरप्राइज में, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जिसके पास से अगर माल ले रहे हैं या तो सर्विस ले रहे हैं, उसका उद्यम आधार आपको कलेक्ट करना है और उसको कैटेगरी में डालना है, माइक्रो है या स्मॉल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा। उसके ऊपर से आपकी पेमेंट साइकिल तय होगी, राइट। तो ये है उद्यम आधार का सैंपल, ये आपको मंगाना है। उसी तरीके से अगर आप और आप जो अगर माइक्रो या तो स्मॉल में आ रहे हैं, आपकी खुद की इंडस्ट्री, तो आपको आपका उद्यम आधार निकाल के आपके जो व्यापारी है जिसको आप माल बेच रहे हैं उसको फॉरवर्ड कर देना कि भाई हम माइक्रो में है या तो स्मॉल में, तो आपका पेमेंट साइकिल उस हिसाब से हमारा सेट कीजिए, राइट। तो दोनों तरफ से आपको माइक्रो या तो स्मॉल का जो सर्टिफिकेट है उद्यम आधार वो लेना है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अभी बात आता है, मूल बात अपनी थी कि भाई ये पेमेंट कंडीशन क्या है, तो वो हम समझाते हैं। इनकम टैक्स में सेक्शन है 43B जो सालों से है, ऐसा नहीं कि ये सेक्शन नहीं है। इसमें जो प्रोविज़न पेमेंट का है ना वही एक नया है, बट सेक्शन 43 क्या बोलती है कि आप बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस है वो कौन से एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हैं और कौन से एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं कर सकते हैं आपके प्रॉफिट में से या तो आपके सेल्स में से। एग्जाम्पल कि सपोज़ कि आपने एक माल लिया 100 रुपये का, अभी उसको बेचा आपने 150 रुपये में, राइट। तो आप अभी तक इनकम टैक्स कैसे भरते थे कि 100 रुपये का माल लिया है, उसके सामने 150 का सेल है, राइट, और समझ लो कि 20 रुपये दूसरा खर्चा लगा है। तो टोटल खर्चा आपका हुआ 100 रुपये माल का, 20 रुपये दूसरा खर्चा, 120 रुपया और 150 में बेचा है, यानी कि 30 रुपीज़ आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है, राइट। अभी जो आपने 100 रुपये का माल लिया है वो आपने क्या किया, सेल्स में से डिडक्ट किया है, तभी तो आपका प्रॉफिट 30 रुपया बैठ रहा है, राइट। तो ये अलाउएबल एक्सपेंस है।
कि भाई ये एक्सपेंस ऐसा है कि आप डिडक्ट कर सकते हैं अपने सेल्स में से, क्योंकि वो सेल्स उसके हिसाब से ही बना है, राइट। अभी एग्जांपल और देता हूँ कि चलो आपने घर के लिए कुछ राशन लिया 1 लाख रुपए का एग्जांपल, आपने घर के लिए 1 लाख रुपए का राशन लिया, 50,000 की बच्चों की स्कूल फी भरी, तो वो आप आपके P&L में से सेल्स में से डिडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंसिस है, राइट। तो सेक्शन 43 ये बोलती है कि कौन से एक्सपेंसिस है जो आपको डिडक्शन मिल सकते हैं, राइट। तो ये सेक्शन में नया प्रोविज़न है लास्ट बजट में कि आप अगर किसी के पास से माल ले रहे या तो सर्विस ले रहे, तो उसको सेक्शन 15 के हिसाब से पेमेंट कंडीशन तय करना है और उस हिसाब से ही पेमेंट करना है, राइट। अगर आप माइक्रो या तो स्मॉल बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं तो उसको सेक्शन 15 में जो प्रावधान है उस हिसाब से पेमेंट करना है। सेक्शन 15 क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। पर ये तय कर लो खाली कि वही खर्चा बाद मिलेगा जो आपने सेक्शन 15 के हिसाब से पेमेंट किया है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर ये सेक्शन 15 के हिसाब से जो समय मर्यादा दी गई है उसमें आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको सिंपल है कि वो खर्चा क्लेम नहीं मिलेगा। ये खर्चा क्लेम तभी मिलेगा जब आप सेक्शन 15 के हिसाब से पेमेंट किया हो। अगर आपने 15 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया है तो ये खर्चा क्लेम नहीं मिलेगा। खर्चा क्लेम नहीं मिलेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, सिंपल। तो 43B जो प्रोविज़न था, सब बोल रहे थे 43B क्या है नहीं आया, ये नया नहीं है। ये अलाउएबल एक्सपेंसेस डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस का एक खाली कैटेगरी है, उसमें से एक क्लोज ऐड किया है कि सेक्शन 15 के हिसाब से जिसने पेमेंट किया है उसी खर्चे को आप बाद ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो, सिंपल। अभी सेक्शन 15 क्या है सॉरी, सेक्शन 15 में 2 प्रोविज़न है। अगर आप और आपके सप्लायर के बीच में कोई कंडीशन हुई है पेमेंट की कि भाई हम 60 दिन में पेमेंट करेंगे, हम 90 दिन में करेंगे, हम 15 दिन में करेंगे, वॉट एवर, राइट। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है, आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया तो आपको 15 दिन में ही पेमेंट करना पड़ेगा भाई। जब से आपने माल लिया है या तो बिल आपके पास आ गया है वहाँ से 15 दिन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अगर आपने और सप्लायर ने बैठ के एक एग्रीमेंट बनाया कि हम 60 दिन में पेमेंट कर देंगे, हम 40 दिन में कर देंगे, हम 30 दिन में कर देंगे, वॉट एवर आपका एग्रीमेंट है, ऐसा आपने कुछ भी एग्रीमेंट बनाया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का ही बना सकते हो, राइट। अगर आपने चलो सेलर और बायर जो सप्लायर है और आप है दोनों के बीच में म्यूचुअल ऐसा नक्की डिसाइड हुआ है कि हम 60 दिन में पैसा देंगे तो भी ये नहीं चलेगा। मैक्सिमम हम 45 दिन का ही एग्रीमेंट बना सकते हो, राइट। तो ये 15 और 45 दिन का अंतर आपको समझ आ गया होगा। एग्रीमेंट नहीं बनाए तो 15 दिन, एग्रीमेंट बनाया है तो मैक्सिमम 45 दिन, ओके। अभी हम एग्जांपल लेते जैसे एक मनोज भाई है, उसका साल का टर्नओवर है 3 करोड़ का और उसका इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, बराबर। मनोज भाई का 3 करोड़ का टर्नओवर 10 लाख का है, मतलब वो माइक्रो में आएगा, उसका MSME में माइक्रो रजिस्ट्रेशन है। अभी उन्होंने क्या किया, ये सुरेश है, सुरेश को माल बेचा, ओके। सुरेश को 20 फरवरी 2024 को माल बेचा है। हुआ यूँ है कि ये दोनों के बीच में पेमेंट टर्म का कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 दिन में ही पेमेंट करना है। ये सुरेश भाई है, उसको ये मनोज भाई को पेमेंट देना है 15 दिन के अंदर, यानी कि 4 मार्च 2024 से पहले पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ये पेमेंट ऐसे नहीं किया है तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, आपके प्रॉफिट में ये जो भी परचेस किया है वो एड बैक हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है, अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो 15 दिन में करना है, उसका एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि मनोज और सुरेश ने जो ट्रांजैक्शन किया है सेम ट्रांजैक्शन है, बराबर, सेम डेट पे किया, लेकिन उन्होंने क्या किया 90 दिन का एग्रीमेंट बनाया टर्म पेमेंट टर्म का, तो भी 90 दिन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रूल ने क्या बोला था, अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है सेक्शन 15 के हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन की ही टर्म मान्य रहेगी। ये बात पक्की है कि 45 दिन में ही पेमेंट आपको करना है अगर आपको खर्चे में डिडक्शन लेना है तो,
ओके। सो आपको 5 अप्रैल 2024 से पहले पेमेंट करना ही पड़ेगा भाई, 45 दिन से पहले। तो ये एग्जाम्पल था। अभी इस टाइप का पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं, पेमेंट करते हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट करते हैं, लेकिन ये टाइम पे नहीं करते। जो मर्यादा है 15 से 45 दिन की, उसमें अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है। सेम एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 90 दिन का एग्रीमेंट हुआ था और 20 फरवरी को ये पेमेंट सेल्स हुआ था दोनों के बीच में, राइट। तो क्या होगा, अभी 5 अप्रैल 2024 इसकी डेडलाइन है पेमेंट की। ओके, अभी वो टाइम पे ये बंदा जो है वो पेमेंट नहीं कर पाया। उन्होंने किया है मतलब 6ठे महीने में, 7वें महीने, वॉटेवर जो भी जब भी किया, पेमेंट किया है लेकिन लेट किया है। तो क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि मार्च 24 में जो साल ख़त्म हो रहा है, उस टाइम पे अगर ये डेडलाइन पे पेमेंट नहीं किया है तो ये जो खर्चा है, ये जो परचेस है वो डिसअलाउ होगा खर्चे में। यानी कि सपोज कि 1 लाख का बिल बना था तो 1 लाख रुपए आप खर्चा नहीं ले सकते मार्च 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। ओके ओके। और ये खर्चा आपको बाद मिलेगा क्योंकि आपने पेमेंट किया है, एक्चुअल में एक्सपेंस भी किया है, तो ये खर्चा बाद मिलेगा, लेकिन अगले साल मिलेगा भाई 24-25 में, ना कि 23-24। 23-24 में तो डिसअलाउ ही होगा, 24-25 में जाके आपको खर्चा मिलेगा, भले ही खर्चा आपने ये साल में किया है 23-24 में। ओके, तो होगा क्या असर कि 23-24 में खर्चा डिसअलाउ होता है तो आपको उतना इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप जिससे भी माल ले रहे हो वो माइक्रो स्मॉल में कवर होता है या नहीं होता है। उसके लिए पहला स्टेप है आपको उद्यम आधार लेना है, जो मैंने अभी सैंपल दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ मैं। ये सैंपल है उद्यम आधार का। सामने वाले जितने भी सप्लायर है उसके पास से आप सैंपल ले लो उद्यम आधार का, वहाँ पे आप डिसाइड कर लो माइक्रो स्मॉल है कि नहीं है। देखिए इसमें मीडियम एंटरप्राइज कवर नहीं है, सेक्शन में मीडियम एंटरप्राइज का प्रोविज़न नहीं है। देखो यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल ही है। ओके, तो ये जो पेमेंट कंडीशन की ये जो है वो माइक्रो और स्मॉल को ही लागू पड़ता है। अगर सामने वाला आपके पास अगर मीडियम एंटरप्राइज वाला यहाँ पे मीडियम एंटरप्राइज लिख के आ गया है तो उसको ये 15 से 45 दिन में पेमेंट का कोई ये नहीं है, रूल नहीं है, ठीक है। तो ये उद्यम आधार आपको लेना है, उस हिसाब से आपको पेमेंट कंडीशन आपकी तय करनी है। ओके, थैंक यू।